हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्यावसायिक संगठन एवं संचार। बीकॉम फर्स्ट ईयर में माइनर सब्जेक्ट के रूप में इंक्लूड किया गया है और इसमें हम यूनिट फर्स्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझेंगे कि व्यावसायिक संगठन, जो कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है, उसका आशय क्या होता है, क्या मीनिंग है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टॉपिक का मीनिंग आपको समझ में आ जाए, और साथ में हम समझेंगे कि व्यवसाय, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। तो व्यवसायिक संगठन को समझने से पहले हम समझेंगे व्यवसाय क्या होता है, बिजनेस। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा धन कमाने के लिए की जाने वाली गतिविधि क्या होती है, व्यवसाय होती है। तो ऐसी मानवीय क्रिया जो कि वस्तु के क्रय विक्रय से संबंधित है, वह सभी गतिविधि व्यवसाय में आती है। कैसे, समझ में आया आपको? बिजनेस, सारी मानवीय गतिविधियां, ऐसी सभी मानव के द्वारा, किसी भी मनुष्य के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधि वो क्या होती है, व्यवसाय होती है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब हमने मीनिंग क्या पढ़ा, किसी भी मानवीय क्रिया को या किसी भी मनुष्य के द्वारा की जाने वाली। तो पहली विशेषता हमारी क्या हो गई, मानवीय क्रिया। ठीक है, क्योंकि जानवर या पशु पक्षी बिजनेस नहीं करते हैं, केवल मनुष्य करते हैं। तो पहली हमारी हो गई यहाँ पे मानवीय। तो विशेषताओं से परिभाषा बनती है और परिभाषा से विशेषता बनती है स्टूडेंट्स। तो मानवीय क्रिया हो गई। फिर धन कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से जो गतिविधि की जाती है वो सब व्यवसाय में आती है। जैसे कि यदि जो है आपने घर में सामान यूज किया, आपकी कपड़े की दुकान है और आपने अपने घर में शादी है और उस कपड़े की दुकान में से आपने कपड़ा अपनी घर में शादी के लिए उपयोग किया, तो क्या ये बिजनेस कहलाएगा? नहीं, क्योंकि बिजनेस की दूसरी विशेषता है व्यवसाय की, लाभ कमाने के उद्देश्य से। ठीक है, ये समझ में आया आपको? फिर आर्थिक क्रिया है, मतलब व्यवसाय में हम उन सभी गतिविधियों को शामिल करते हैं जो अर्थ से, धन से संबंधित होती है। यदि आप, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कपड़े वाला, तो उसमें चूंकि घर में ही कपड़ा निकाला गया है और उसमें कोई भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, तो वह क्या है, आर्थिक क्रिया नहीं कहलाती है। तो व्यवसाय कब होगा, जब वह उसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है उपयोगिता का सृजन। व्यवसाय में जो वस्तु हम लेते हैं, जैसे कपड़ा है, तो केवल कपड़ा जो है रखा है, तो क्या वह पूरे उपयोग का है? यदि हम उससे शर्ट बना लेते हैं या कोई ड्रेस बना लेते हैं, तो उसमें क्या हो गई, यूजफुल आ गई, मतलब वो उपयोगी हो गई है। तो शर्ट जो है किसी भी व्यक्ति के लिए काम में आ जाएगी, या हमने उससे कोई ड्रेस बना ली तो वह किसी भी व्यक्ति के लिए काम आ जाएगी। तो व्यवसाय की एक विशेषता है कि उपयोगिता का सृजन करती है, मतलब जो भी वस्तु है, यदि प्लास्टिक का एक टुकड़ा पड़ा है तो क्या वह उपयोगी है? बहुत सारी जगह पे उपयोगी नहीं है। यदि उस प्लास्टिक को कन्वर्ट करके उसकी बॉटल बना ली जाए, उसका पेन बना लिया जाए, तो क्या हो गया, वो उपयोगी हो गई, यूजफुल हो गई। तो व्यवसाय जो है वह किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करता है। ठीक है, चीज को उपयोगी बनाता है। नियमित लेन देन, हमने हमारे घर की रद्दी बेची। देखो, मानवीय क्रिया भी है, वो धन भी इन्वॉल्व है, हम उससे पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन वह फिर भी व्यवसाय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह नियमित लेन देन नहीं है। तो व्यवसाय में ऐसी सभी मानवीय क्रियाएं और जो धन से संबंधित शामिल की जाएंगी, जो नियमित की जाती है, कभी कभी की जाने वाली। जैसे कि किसी व्यक्ति के पास एक घर है, उस घर को वो बेच रहा है, तो क्या हम बोलेंगे कि वह बिजनेस कर रहा है घर का? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? बाकी सब उसमें चीजें इन्वॉल्व हैं, लेकिन वह नियमित लेन देन। यदि कोई प्रॉपर्टी ब्रोकर है जो प्रॉपर्टी का ही बिजनेस कर रहा है, वो व्यक्ति यदि घर बेचता है, तो उसको हम बोलेंगे कि वह घर बेचने का बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो नियमित लेन देन होना बहुत जरूरी है। फिर जोखिम, बट ऑब्वियस है, किसी भी व्यवसाय में जोखिम का फैक्टर जरूर इन्वॉल्व होता है। कोई सा भी बिजनेस आप देख लीजिए, चाहे मंडी का बिजनेस देख लीजिए, कोई मेडिकल शॉप आप ओपन कर रहे हैं, कोई किराने की शॉप ओपन कर रहे हैं,
कोई ब्रोकरेज का बिजनेस आप कर रहे हैं, दलाली का बिजनेस कर रहे हैं, एजेंट का कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो सभी में जोखिम का तत्व इन्वॉल्व होता है, रिस्क होती है। और बिजनेस जो है पूरा एक सिस्टम है, पूरी प्रणाली है, ठीक है। बिजनेस जो है पूरा एक सिस्टम होता है। तो स्टूडेंट समझ में आया आपको बिजनेस? ध्यान देना, यदि आपको व्यवसाय का आशय, विशेषताएं, प्रकृति और उद्देश्य, अब व्यवसाय हम क्यों करते हैं, उसके लाभ और उद्देश्य भी एक ही हैं। क्यों करते हैं हम? लाभ कमाने के लिए। फिर हम क्यों करते हैं? उपयोगिता का सृजन करने के लिए, सेवा भाव के लिए, और समाज को वस्तुओं की उपलब्धता के लिए। तो स्टूडेंट यदि आपको जो है व्यवसाय के आशय, विशेषताएं और प्रकृति, उद्देश्य या लाभ आते हैं, तो पॉइंट जो है हमारे इसी टाइप से रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है व्यवसाय, बिजनेस। अब हम पढ़ेंगे व्यवसायिक संगठन। अब यहाँ पे देखिए व्यवसायिक और संगठन मतलब व्यवसाय करने के लिए बनाया जाने वाला संगठन। अब संगठन कितने प्रकार का होता है? तो जैसे हमने पढ़े हुए एकाकी व्यापार, आपने बिजनेस टाइप देखा होगा। एक आपने पढ़ा है साझेदारी, पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। और कौन सा हो सकता है स्टूडेंट्स? कंपनी, फिर सोसाइटी, समितियां। ये सब क्या है? व्यवसायिक संगठन के प्रकार हैं। तो व्यावसायिक संगठन मीन्स होता है कि एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब मानवीय क्रियाएं, व्यवसाय से संबंधित क्रियाओं को संगठित कर लिया जाता है, एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है, तो वह होता है व्यावसायिक संगठन। देखो व्यवसाय हमने अभी पढ़ा, संगठन उसको एक जगह पर इकट्ठा करना और एक पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और कम लागत, कम साधनों में अधिकतम उत्पादन करने के लिए, अधिकतम लाभ कमाने के लिए जब व्यवसाय से संबंधित सभी क्रिया जैसे क्रय विक्रय करना, योजना बनाना, नियंत्रण करना, माल को बेचना, ये सब गतिविधि जब एक जगह पर की जाती है एक निर्धारित उद्देश्य के लिए, तो वो होता है व्यावसायिक संगठन, ठीक है। ये प्रकार अभी हम पढ़ेंगे। तो समझ में आया व्यावसायिक संगठन। अब इसकी विशेषताएं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो व्यक्तियों का समूह होता है। व्यावसायिक संगठन हमेशा व्यक्तियों का समूह होता है। मतलब एकाकी व्यापार है तो एक मालिक रहेगा, वो अपने अंडर में कर्मचारी रखेगा। पार्टनरशिप की बात हम करें तो पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक पार्टनर्स मिलकर बिजनेस करेंगे। कंपनी में तो नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा होते हैं। फिर हमने पूर्व निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्य। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यावसायिक संगठन में सबसे पहले एक उद्देश्य होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अकेली मालिक हूँ, मुझे बिजनेस करना है, तो मेरे पास एक उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे बिजनेस करना है। तो पूर्व निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्य। विभिन्न व्यक्तियों के कार्य में, देखो हम बात कर रहे हैं संगठन की, तो संगठन जब हम करेंगे, मान लीजिए आप एक दुकान खोल रहे हैं, एकाकी व्यापार है, सिंगल ट्रेडरशिप है, कॉलोनी में एक दुकान खोल रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? एक जगह लेनी पड़ेगी, आप फर्नीचर उसमें लगाएंगे, माल भरेंगे, आपको हेल्पर की जरूरत है तो आप एक कर्मचारी को नियुक्त करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं? वहां पे पैसा भी लगा रहे हैं, सामग्री भी लगा रहे हैं, संपत्ति भी लगा रहे हैं। तो विभिन्न व्यक्ति के कार्यों में सामंजस्य। आप माल खरीद कर भी लाएंगे तो जो माल देने वाला है उससे सामंजस्य करेंगे, उससे कोऑर्डिनेशन करेंगे। माल को बेचेंगे आप तो अलग अलग प्रकार के कस्टमर आएंगे। तो विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों में कोऑर्डिनेशन करना, सामंजस्य करना और सहयोग प्रदान। फिर व्यवसायिक क्रियाओं का निर्देशन, संचालन व नियंत्रण। कोई सा भी प्रकार है तो व्यवसाय में बहुत सारी क्रियाएं की जाती है, जैसे कि क्रय करना, विक्रय करना, प्लानिंग करना, नियंत्रण करना, फिर उसके बाद कंट्रोलिंग करना। तो इस तरीके से बहुत सी क्रियाएं होती हैं। तो उन सब का जो है व्यवसायिक संगठन में क्या करना पड़ता है? डायरेक्शन देना पड़ता है। लिखित में, यदि आपकी कंपनी है तो वहाँ लिखित में आपको ऑर्डर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा होते हैं। यदि साझेदारी है तो बहुत सारे साझेदार हैं, जो भी डिसीजन आपको लेने हैं तो सभी पार्टनर्स की मीटिंग बुलाएंगे, सभी सहमत होंगे तब कोई डिसीजन होगा। तो कोई सी भी व्यवसायिक संगठन का प्रकार हो उसमें आपकी क्रियाओं का निर्देशन होता है।
फिर विभिन्न साधनों की व्यवस्था करना, ये मैंने समझाया कि दुकान खोलनी है आपको तो आपको बहुत सारे साधन मतलब पूंजी भी लगेगी, सामग्री भी लगेगी, संपत्ति भी लगेगी और कर्मचारी भी लगेंगे, जगह लगेगी, तो उन सब की व्यवस्था करना व्यवसायिक संगठन है। फिर दायित्व के अनुसार अधिकार प्रदान करना। एकाकी व्यापार में यदि आपने कोई कर्मचारी रखा है अपने शॉप के लिए तो उसको आप अधिकार देंगे कि भाई मेरी अनुपस्थिति में माल मत बेचना। अधिकार देंगे तो दायित्व भी निर्धारित होंगे कि तुम्हें ये काम करना है। ऐसे ही यदि पार्टनरशिप और कंपनी है तो जितने अधिकार प्रदान किए जाएंगे उसके हिसाब से दायित्व भी दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको व्यावसायिक संगठन के विशेषता और आशय आते हैं तो ये सारे पॉइंट मिलाकर आप मीनिंग लिख सकते हैं कि व्यावसायिक संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्य के लिए काम करता है, जिसमें विभिन्न साधनों की उत्पादन के विभिन्न साधनों की व्यवस्था की जाती है और उस संगठन में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का निर्देशन, संचालन और नियंत्रण किया जाता है। तो आप ऐसी परिभाषा भी लिख सकते हैं, आशय लिख सकते हैं और उसकी विशेषता भी बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि व्यावसायिक संगठन के उद्देश्य या लाभ। क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन, या उसके लाभ क्या होते हैं। तो पहला हमारा है हम क्यों बनाते हैं, हमको दुकान क्यों खोलनी है, हमें पार्टनरशिप क्यों करनी है। तो पहला है पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। जैसे मुझे है कि मुझे 10 लाख रुपए कमाना है, ये मैंने लक्ष्य निर्धारित किया। अब इस लक्ष्य को निर्धारित कर लिया मैंने तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो मैं सोल ट्रेडरशिप करूं, एकाकी व्यापार करूं, साझेदारी करूं या कंपनी खोलूं। तो पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यवसाय की कुशलता में वृद्धि। यदि आप व्यवस्थित संगठन करेंगे, सुचारित जो है संगठन रखेंगे व्यवसायिक संगठन, तो व्यवसाय जो बिजनेस है आपका वो क्या होगा, बहुत अच्छा रन करेगा, सभी लोग उससे सेटिस्फाइड रहेंगे, कर्मचारी भी और कस्टमर भी। तो कुशलता में वृद्धि होती है। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन होता है, ठीक है, क्योंकि संगठन कर रहे हैं तो हर चीज की जो है सिस्टमेटिक जानकारी रखेंगे आप, तो न्यूनतम लागत पर अधिकतम। विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय, हमारे इसमें बिजनेस में क्रय विक्रय, फिर एक आपका रहता है स्टोर, माल खरीद के रखते हैं, फिर एक आपका वित्त विभाग रहता है। तो इसके ये जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है तो उन सब विभागों में क्या होता है, यदि संगठन बहुत अच्छा है तो समन्वय बहुत अच्छा रहता है। समय में मितव्ययता, यदि व्यवसायिक संगठन आपने व्यवस्थित रूप से चुना हुआ है तो टाइम जो है वो आपको कम समय में अच्छा काम होता है और जो डिसीजंस है, निर्णय है, वो अच्छे से लिए जा सकते हैं। नियंत्रण बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि हमने देखा कि अधिकार और दायित्व पूरे डिफाइन रहते हैं, संगठन बहुत अच्छा रहता है तो कंट्रोलिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। विशिष्टीकरण लाभ, चूंकि संगठन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ संगठन का आशय है कि व्यवस्थित संगठन, तो वहां पे जो है जिस व्यक्ति को जो काम की जिम्मेदारी दी गई है वो उसमें स्पेशलाइजेशन रखता है, विशिष्टीकरण, उसके लाभ मिल जाते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, यदि आपको व्यावसायिक संगठन की विशेषता, उद्देश्य, लाभ आते हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे। यदि आपको व्यवसाय के कार्य, फंक्शंस आते हैं, व्यवसायिक संगठन के कार्य आते हैं या व्यवसाय के कार्य आते हैं, तो बिजनेस में हम जो जो कार्य करते हैं वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे हम योजना बनाने का कार्य करते हैं, हम क्रय करने का कार्य करते हैं, हम विक्रय करने का कार्य करते हैं, हम नियंत्रण करने का कार्य करते हैं, हम लाभ कमाने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको इन दोनों में से किसी के भी कार्य आ जाए तो आप इस तरीके से जो भी बिजनेस में हम करते हैं वो सारी एक्टिविटी को जो है आप इसमें कार्य में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ हमारा ये वाला टॉपिक। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि व्यवसाय के प्रकार या व्यवसाय के अंग या तत्व यदि आपको आते हैं, किसी भी व्यवसायिक संगठन के एलिमेंट्स आते हैं, प्रकार आते हैं, या बिजनेस कितने प्रकार का होता है या उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, इस तरीके से यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम जो है आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जो है एक्सप्लेनेशन कम करना रहेगा और मार्क्स जो है आपको अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहले व्यवसाय 2 पार्ट में है, उद्योग और वाणिज्य, ठीक है। उद्योग
सबसे पहले जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो स्टूडेंट इनकी डेफिनेशंस अपने को दो लाइन में लिखनी रहेगी। उद्योग इंडस्ट्री मीन्स होता है एक ऐसी जगह जहां पर कच्ची सामग्री को निर्मित माल में बदला जाता है या अनुपयोगी वस्तु जो हमारे उपयोग की नहीं है उसमें उपयोगिता का सृजन किया जाता है। उद्योग इंडस्ट्री, ठीक है, कच्ची सामग्री को निर्मित माल में बदलने की जगह, ये उद्योग होता है, इंडस्ट्री होती है। ये जो है हमारे पास बेसिकली 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और तीसरी जो है आपकी होती है सहायक उद्योग, ठीक है। अब प्राथमिक प्राइमरी इंडस्ट्री, इसमें जो है इसके 2 प्रकार हैं, उत्पत्ति और निष्कर्षण। उत्पत्ति जेनेटिक, इट मीन्स यदि हम बात करें कि जहाँ पे जमीन से जुड़े हुए, जैसे फॉर एग्जांपल मुर्गी पालन है, जहाँ जमीन से जुड़े हुए एलिमेंट्स को उपयोग करके उसका उपयोग करके उपयोगी वस्तु या उसका सृजन किया जाता है या निर्माण किया जाता है। तो उत्पत्ति में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन है, मछली पालन है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, उत्पादन कर रहे हैं, उत्पत्ति कर रहे हैं। निष्कर्षण, जब हम जमीन या खदानों से जुड़े हुए जो सामग्री है उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो ऐसे सभी उद्योग जो हैं वो निष्कर्षण टाइप के उद्योग में आते हैं। जैसे कोयला हम जमीन में से निकालते हैं, फिर उसमें प्रोसेसिंग करते हैं। खनिज तेल, तेल के कुएं होते हैं, कोयले की खान होती है, तो ये सब चीजें जो है हमारी किस में आएगी, निष्कर्षण में, जो कि प्राकृतिक रूप से मौजूद है। हम इन्हें जमीन में से निकाल कर और इसमें प्रोसेसिंग करके हमारे उपयोग की चीजें बनाते हैं। और उत्पत्ति में जिसमें जीवन रहता है, मछली पालन, मुर्गी पालन, तो ये जो है इसमें आता है, ठीक है। ये हो गया प्राथमिक प्राइमरी इंडस्ट्री। फिर हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी जो रहती है, द्वितीयक, वो प्राथमिक पर बेस होती है। मतलब हमें जो पदार्थ जमीन से मिलते हैं, प्राकृतिक तौर पे मौजूद हैं, उससे हम जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है बनाते हैं। तो विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल, जैसे हमें खनिज तेल जमीन से मिला, अब उसमें जब हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं, तो हमें जो है उसके अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, उत्पाद मिलते हैं, जो कि मार्केट में बिकते हैं और हमारी बाकी की इंडस्ट्री का आधार होते हैं। तो इसमें जो है निष्कर्षण उद्योग से मिली हुई सामग्री का विश्लेषण किया जाता है और अलग अलग पदार्थ निकाले जाते हैं, ठीक है। कृत्रिम, सिंथेटिक, इसमें जो है हमें, जैसे कि सीमेंट जो है वो कृत्रिम पदार्थों से बनी हुई है, तो इसके अंतर्गत हमारे जो पदार्थ हैं उसमें केमिकल मिक्सिंग करके कृत्रिम पदार्थ जो है वह बनाए जाते हैं इस टाइप की इंडस्ट्री में। प्रोसेसिंग, प्रक्रिया, ये सभी में जो है वस्तुओं की उपयोगिता बनाई जाती है, तरीके अलग अलग होते हैं। प्रोसेसिंग इसमें आएगा, जैसे नारियल का तेल या हम बोले शक्कर बनाने के लिए पहले जो है गन्ने के रस को निकाला जाता है, फिर गन्ने के रस को जो है प्योर किया जाता है, फिर उबाला जाता है और उसके बाद जो है वो शक्कर में कन्वर्ट होती है। ऐसे ही कपड़ा होता है, कॉटन से रुई, रुई से धागा, धागे से फिर कपड़ा, तो ये सब क्या कहलाती है, प्रक्रिया। तो ऐसे सभी उद्योग जिसमें किसी उत्पाद को बनाने के लिए अलग अलग प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, वे सभी किसमें आते हैं, प्रक्रिया उद्योग में आते हैं। सम्मिलित, असेंबल करना, जैसे कार जो है वह असेंबलिंग का उदाहरण है। तो कार में असेंबल उद्योग में क्या किया जाता है कि अलग अलग जगह से प्रोडक्ट खरीद लिए जाते हैं और इस उद्योग का काम रहता है उसको इकट्ठा एक प्रोडक्ट बनाकर बेचना। जैसे कार कंपनी जो है जनरली क्या करती है, चक्के, व्हील जो है वो कहीं और से बुलवाती है, इंजन कहीं और से खरीदती है, बॉडी जो है वो खुद बना लेती है और एक्सेसरीज जो है वो किसी और कंपनी से खरीदती है। तो कार बनाने वाली कंपनी पूरी सभी चीजें जो है वो नहीं बनाती है, वो असेंबलिंग का काम करती है, इकट्ठा करने का। तो ऐसे सभी उद्योग जहां पर अंतिम उत्पाद को रूप देने के लिए अलग अलग कंपनियों से माल खरीदकर
इकट्ठा करके फिर बेचा जाता है, असेंबल करके उसको एक उत्पाद का रूप दिया जाता है प्रोडक्ट का, उसे बोला जाता है सम्मिलित उद्योग। ठीक है, ये हमने पढ़ा प्राथमिक उद्योग और द्वितीयक उद्योग। अब सहायक उद्योग कौन से होते हैं? तो सहायक इंडस्ट्री जो हैं वो होती हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक, मतलब हमारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जो कोई प्रोडक्शन का काम कर रही हैं, उत्पादन का काम कर रही हैं, उनको हेल्प करने के लिए। तो उनको हेल्प करने के लिए कौन कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है? जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लगती है, बैंकिंग फैसिलिटी लगती है, ठीक है, परिवहन, क्योंकि माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो परिवहन की सुविधा लगेगी। फिर इसके अलावा हमें और कौन कौन सी सुविधा लग सकती है? बीमा, इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। तो ऐसी सभी उद्योग, बिजनेस, इंडस्ट्री जो कि इन दोनों उद्योगों को हेल्प करती है, सहायता प्रदान करती है, जिसके बिना इन दोनों का जो है कार्य संभव नहीं है, ऐसे सभी उद्योग को हम बोलते हैं सहायक उद्योग। तो हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय के अंग, पार्ट्स ऑफ बिजनेस। इसमें हमने पहले समझा उद्योग। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाणिज्य, कॉमर्स। कॉमर्स जो है वाणिज्य दो शब्दों से मिलकर, दो एक्टिविटी से मिलकर बना है, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। जब भी आपको वाणिज्य के बारे में लिखने को आएगा तो आप क्या लिखेंगे कि वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार और व्यापार से संबंधित क्रियाओं को शामिल किया जाता है। इसका आशय यदि विस्तृत अर्थ में हम देखें तो वाणिज्य के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय तथा वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की सभी सुविधाओं का, पहुंचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, वाणिज्य में समझ में आया इन दोनों का टोटल। अब व्यापार मीन्स क्या होता है? व्यापार मीन्स होता है वस्तु का क्रय विक्रय। तो आपको केवल व्यापार लिखने को आता है तो आप क्या लिखेंगे? ऐसी सभी गतिविधियां जो वस्तु के क्रय विक्रय से संबंधित है वह व्यापार कहलाती है। ठीक है, वस्तु का क्रय विक्रय व्यापार होता है। यदि वाणिज्य की परिभाषा आती है तो आप क्या लिखेंगे कि वाणिज्य के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय और विक्रय शामिल होता है, साथ ही वस्तु को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में उपयोग की जाने वाली सभी सुविधाएं सम्मिलित होती हैं। व्यापार की सहायक क्रियाएं, जिसके बिना व्यापार संभव नहीं है, वस्तुओं का खरीदना और बेचना संभव नहीं है। परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स आपको खरीद कर लाना है या कस्टमर तक पहुंचाना है, बिना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के आप ये नहीं कर सकते हैं। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, आप अकेले जो है चाहेंगे कि हम दूसरी जगह पर माल बेच दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको मीडिएटर लगेंगे, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, या दूसरी जगह पे आपको एजेंट लगेंगे। तो वितरण के लिए आपको लोग लगेंगे। फिर बैंकिंग फैसिलिटी, बिजनेस जो होता है वो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल फैसिलिटी, आपको बिजनेस के लिए पैसा लगेगा तो वो बैंक के थ्रू आपके जो है फैसिलिटी मिलेगी आपको। माल को रखने के लिए गोडाउन्स जो है आपको लगेंगे, गोदाम लगेंगे। तो ये सब चीजें जो है व्यापार की सहायक क्रियाएं, इसके अंतर्गत जितनी भी फैसिलिटी हम बिजनेस में गुड्स को एक कस्टमर तक पहुंचाने में उपयोग करते हैं, विज्ञापन भी इसी में आएगा, इंश्योरेंस हम करवाते हैं वो सब इसी में आएगा। तो हम बात कर रहे हैं वाणिज्य की। कॉमर्स की डेफिनेशन यदि आती है तो स्टूडेंट आप इन दोनों के बारे में डिटेल लिखें। ठीक है, केवल व्यापार की डेफिनेशन आती है तो आप इतने पोर्शन को कवर करें। ठीक है, अब बिजनेस ट्रेड, व्यापार, व्यापार जो है आपका होम देशी व्यापार, मतलब एक ही देश में जब व्यापार हो तो देशी व्यापार होता है। विदेशी, फॉरेन ट्रेड, तो फॉरेन ट्रेड में आयात और निर्यात हो सकता है। आयात आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, जब माल दूसरे देश से मंगवाया जाता है या खरीदा जाता है। और निर्यात मीन्स क्या होता है? जब माल दूसरे देश में बेचा जाता है, एक्सपोर्ट। थोक व्यापार और फुटकर व्यापार, थोक व्यापारी जिनसे जो है फुटकर व्यापारी माल खरीद कर लाते हैं और बड़ी मात्रा में खरीद कर लाते हैं, ये एक मध्यस्थ होते हैं जो उत्पादक से माल खरीदकर फुटकर तक पहुंचाते हैं। फुटकर व्यापारी जिनका सीधा संबंध ग्राहकों से होता है, ये व्यापारी थोक व्यापारी से माल खरीद कर ग्राहकों तक
पहुंचाते हैं। ये होता है रिटेल बिजनेस, फुटकर व्यापारी। ठीक है, तो ये व्यापार को आप एक्सप्लेन करेंगे, व्यापार की सहायक क्रिया है। तो यदि आपको बिजनेस के एलिमेंट्स लिखने को आते हैं तो आप इस तरीके से डायग्राम बनाकर एक एक के बारे में आप लिख सकते हैं। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है उस हिसाब से आपकी डिटेल जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बनता है यूनिट फर्स्ट में, वो है व्यवसाय के सामाजिक दायित्व। बिजनेस जो है वह समाज के व्यक्तियों के लिए किया जाता है और समाज के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है। हम सभी भी जो बिजनेस कर रहे हैं और जो बिजनेस का लाभ उठा रहे हैं, व्यवसाय के द्वारा जो वस्तुएं हमें मिल रही हैं उसका फायदा उठा रहे हैं। तो हम सभी चूंकि समाज में रहते हैं तो सभी बिजनेसमैन की व्यवसाय का जो है सामाजिक दायित्व होता है कि समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूर्ण करे। और क्यों करे? क्योंकि वह व्यक्ति भी समाज का एक हिस्सा है। तो आपको ये क्वेश्चन यदि आता है तो आप इन पॉइंट्स के अंतर्गत इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो व्यवसाय के सामाजिक दायित्व मतलब समाज में रहने के कारण उसकी समाज के प्रति जिम्मेदारी बनती है। तो सभी व्यवसाय के लिए अनिवार्य है कि वह व्यवसाय के सामाजिक दायित्व को पूर्ण करे। स्वयं के प्रति, सबसे पहले आप इस समाज के हिस्सा है तो आपको खुद के प्रति मतलब जो बिजनेसमैन है उसको स्वयं के प्रति भी कुछ दायित्व पूरे करने हैं। अब इसमें आप पॉइंट, ये मेजर पॉइंट है, इसमें आप फिर छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। जैसे स्वयं के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए कि स्वयं जो पूंजी लगा रहा है व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए उसका पूरा उपयोग करे। यदि जो है बिजनेस में वो समय लगा रहा है तो उस समय को अपनी स्वास्थ्य के हिसाब से समय सीमा में काम करे। फिर स्वयं के प्रति और क्या दायित्व, व्यवसाय के प्रति स्वयं के क्या दायित्व होंगे कि यदि जो है वह कर्मचारी को नियुक्त कर रहा है अपने बिजनेस में तो उस कर्मचारी को जो है वह समय पे सैलरी दे, जब उसकी रिक्वायरमेंट हो उसे छुट्टी प्रदान करे। तो ये सब सामाजिक दायित्व पड़ रहे हैं कि समाज में रहने के हिसाब से आपके क्या क्या दायित्व बनते हैं। स्वामियों के प्रति, यदि आपके बिजनेस का प्रकार, संगठन का प्रकार पार्टनरशिप है या कंपनी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वहां पे जो है आप एक दूसरी पोस्ट पे रहेंगे, स्वामी अलग रहेंगे। तो स्वामियों के प्रति तो प्रत्येक स्वामी के द्वारा जो पूंजी लगाई गई है उसका सही उपयोग हो। प्रत्येक स्वामी जो है उसके प्रति उसने यदि कोई व्यक्तिगत लाभ कमाया है तो उसकी जानकारी वो बाकी के स्वामियों को दे। यदि जो है वह अपना स्वयं का बिजनेस कर रहा है तो वह उसकी जानकारी दूसरे स्वामियों को दे। तो इस तरीके से यह पार्टनरशिप और कंपनी में ये चीजें रहेगी। ग्राहकों के प्रति, ग्राहक भगवान होता है व्यवसाय के लिए, इन्हीं ग्राहकों की वजह से बिजनेस चलता है। तो ग्राहकों को सामान जो है गुणवत्तापूर्ण हो, कहीं से भी उनके स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक ना हो, हम इसी प्रकार का व्यवसाय जो है प्रोडक्ट बनाएं। ग्राहकों से किसी भी प्रकार का धोखा न करे, सही मात्रा में माल को तोले, ये ग्राहकों के प्रति दायित्व बनते हैं, सामाजिक दायित्व। कर्मचारियों के प्रति, चूंकि व्यवसाय में कर्मचारी भी नियुक्त किए जाते हैं, चाहे एकाकी व्यापार हो, चाहे साझेदारी हो, चाहे कंपनी हो। तो कर्मचारियों के प्रति सामाजिक दायित्व क्या है किसी भी व्यवसाय का कि कर्मचारियों को सही समय पर वेतन का भुगतान किया जाए। यदि किसी प्रकार की दुर्घटना हुई है तो उसका भुगतान उन्हें दिया जाए। यदि किसी कर्मचारी के स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उसके संबंध में उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। यदि उद्योग है आपका और इस प्रकार का है कि हार्मफुल है, जैसे कोयले की खान में काम करना है, तो उसको सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाए। तो कर्मचारियों के प्रति इस प्रकार के दायित्व आप लिख सकते हैं। पूर्तिकर्ता मतलब सप्लायर, जिनसे हम अपनी कच्ची सामग्री या हमारे बिजनेस के लिए हम माल खरीद कर ला रहे हैं। तो पूर्तिकर्ताओं के प्रति हमारा सामाजिक दायित्व क्या है? पूर्तिकर्ताओं को सही समय पर भुगतान करें ताकि वह जो है अपना उत्पादन समय पर कर सके। दूसरा दायित्व बनता है व्यवसायी का कि वह जो पूर्ति करता है उसको ग्राहक की रिक्वायरमेंट की जानकारी दे कि ग्राहक इस प्रकार का माल मांग रहा है, आप इस प्रकार का माल जो है वह बनाएंगे। तो व्यवसायी को सही समय पर सही सूचना पूर्तिकर्ता पर पहुंचानी है। प्रतिस्पर्धी व्यवसाय के प्रति, नेचुरली आज साबुन बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं,
तो कॉम्पिटिटर को इग्नोर नहीं करना है। तो हमें जो है उनके प्रति भी सामाजिक दायित्व है कि हम जो है किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि जिससे हमारे प्रतियोगी कंपनी को नुकसान हो, ऐसा कोई भी कार्य ना करें। मूल्यों के संबंध में इस प्रकार का डिफरेंस अंतर ना क्रिएट करें कि मार्केट में जो है चीजें बहुत गलत हो जाएं। तो प्रतिस्पर्धी व्यवसायों के प्रति भी अपने दायित्व को हमें ध्यान रखना चाहिए। समाज के प्रति, बट ऑब्वियसली हम यहाँ समाज के प्रति ही दायित्व पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी किसी भी व्यवसायी को इस प्रकार का कोई भी उत्पादन नहीं करना चाहिए जो समाज के लोगों के लिए नुकसानदायक हो। समाज में फैलने वाले प्रदूषण का जो है, वातावरण का जो है उसका ध्यान रखें। इसके अलावा कोई भी ऐसी वस्तु न बनाए जो किसी भी विशेष धर्म या विशेष आयु वर्ग के लिए नुकसानदायक हो। सरकार के प्रति व्यवसाय का यह दायित्व है कि सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले नियमों का पूरा पालन करे, कर जो सरकार लगा रही है उसका समय पर भुगतान करे, और यदि किसी व्यवसाय में लाइसेंस या उसकी जरूरत है तो उन नियमों का भी पालन करें। और विश्व के प्रति यदि आप यह सभी दायित्व पूरे करते हैं तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि विश्व के प्रति भी अपने सामाजिक दायित्व को वह पूरा करे। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से सामाजिक दायित्व वाला यदि क्वेश्चन आता है तो आंसर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि प्रवर्तन क्या होता है और प्रवर्तन के समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले प्रवर्तन मीन्स होता है किसी भी बिजनेस अवसर की पहचान करना, मतलब कि हमें कोई बिजनेस करना है, उस अपॉर्चुनिटी की, अवसर की पहचान करना तथा उस अवसर को पहचानते हुए जो प्रारंभिक व्यवस्थाएं हैं, श्रम, पूंजी, सामग्री का संगठन करना, यह प्रवर्तन कहलाता है। क्या अर्थ हुआ इसका? यदि हम परिभाषा के तौर पे देखें तो प्रवर्तन से आशय ऐसी प्रारंभिक क्रियाओं से है जो किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से लेकर उसको जन्म देने की स्थिति में की जाती हैं। मतलब इसमें किसी बिजनेस को शुरू करने का विचार आपके मन में आया, उससे संबंधित आपने सारी जानकारी इकट्ठी करी और डिसीजन ले लिया, और प्रारंभिक जो सौदे होते हैं जैसे कि जगह को देखना, पूंजी की व्यवस्था करना, तो उन सब को भी आपने अरेंज करके एक उस संगठन को, उस बिजनेस को एक रूप दे दिया। तो वो सारी गतिविधि जो आपने बिजनेस को सोचा और उसे यहाँ तक लेकर आए, उस सारी गतिविधियों को शामिल किया जाता है, तो वो बनता है प्रवर्तन। प्रवर्तन शब्द का उपयोग जनरली कंपनी के संबंध में किया जाता है। अब नवीन इकाई प्रवर्तन के समय ध्यान। अब देखिए, प्रवर्तन समझ में आया आपको? किसी नए बिजनेस को ओपन करने की सारी गतिविधि जो की जाती हैं। तो यदि आपको कोई नया बिजनेस खोलना है तो आप कौन कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे? ठीक है, प्रवर्तन में समझ में आया? कोई नया विचार खोजना, उस पर काम करना। तो अब आपको एक नया बिजनेस खोलना है तो आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे? पहला, व्यवसाय की प्रकृति का चुनाव। व्यवसाय बहुत सारे नेचर के होते हैं। बहुत ज़्यादा जोखिम उठाने वाला आपको करना है, आपको कम जोखिम वाला करना है, जिसमें प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा है वैसा करना है, या जिसमें आपका जोखिम जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है, पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको बिजनेस किस प्रकार का करना है उससे आपका डिसीजन चेंज होगा। यदि बहुत ज़्यादा रिस्क का आपको बिजनेस करना है तो आप कोई सा दूसरा बिजनेस करेंगे। आपको सेफ्टी सिक्योरिटी वाला करना है जिसमें कोई रिस्क ना हो तो आपका बिजनेस बहुत अलग होगा। तो सबसे पहले आप चुनिए व्यवसाय की प्रकृति क्या है, कौन सी प्रकृति का बिजनेस आपको करना है। व्यवसायिक संगठन का स्वरूप, ऑर्गेनाइजेशन के स्वरूप, जैसे कि आपको एकाकी व्यापार करना है या साझेदारी रखनी है या कंपनी खोलनी है। तो ये जब आप एक नया कोई बिजनेस का आइडिया आपके दिमाग में है तो इस बात को भी डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा प्रारूप, कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना है, क्योंकि उसके हिसाब से आपकी चीजें जो है वो चेंज होगी। पूंजी, नया बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हैं तो पूंजी जो है उसकी मेन धड़कन होती है। बिना पूंजी के कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। तो पूंजी आपके पास कितनी है, आप कितनी मैक्सिमम पूंजी जो है वह लगाएंगे बिजनेस में,
यह जो है आप पहले से सोच लीजिए, तभी कोई नई इकाई, कोई नए बिजनेस के बारे में आप सोचिए। यदि आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं तो आपका डिसीजन अलग होगा, आप कंपनी भी खोल सकते हैं। यदि आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप एकाकी व्यापार खोल सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना अमाउंट है, आप कितने पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस पूंजी के हिसाब से भी आप पहले डिसाइड कर लीजिए। स्थान, प्लेस, आपको कहाँ बिजनेस खोलना है, और आपका बिजनेस जो है वो नेशनल रहेगा या अंतर्राष्ट्रीय रहेगा, वो भी आप डिसाइड कर लीजिए। आपका ऑफिस का प्लेस क्या रहेगा, कौन सी जगह पे आप बिजनेस खोल रहे हैं, ये सब चीजें भी आप पहले से डिसाइड कर लीजिए। तो इससे भी आपके बिजनेस डिसीजन पे इफेक्ट आएगा। फिर व्यवसायिक अवसर का आरंभिक अनुसंधान, आपने जो भी सोच रहे हैं उसकी पूरी बाजार का रिसर्च कर लीजिए। जैसे आप साबुन की फैक्ट्री खोलने का सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल साबुन की फैक्ट्री खोलनी है, तो साबुन की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी मार्केट में चल रही हैं। तो आप पहले अपने प्रतियोगी कौन कौन सी साबुन बना रहे हैं, कौन से एरिया में बेच रहे हैं, कौन कौन सी फ्रेगनेंस के साबुन चल रहे हैं, क्या कस्टमर कुछ और रिक्वायरमेंट है जो बाकी की कंपनी पूरी नहीं कर पा रही है, तो आप पहले जो है क्या कर लीजिए, प्रारंभिक अनुसंधान कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए कि आपके मन में जो थॉट है उसके बारे में जो है मार्केट में क्या काम चल रहा है, ऑलरेडी कितना है। फर्म के आकार का निर्धारण, आपकी फर्म का वर्क एरिया क्या रहेगा, कितने एरिया, मतलब केवल लोकल लेवल पर काम करेगी, नेशनल लेवल पर काम करेगी या अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस करेगी। फर्म में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है कितने रहेंगे, यदि सोल ट्रेडरशिप एकाकी हो, चाहे साझेदारी हो या कंपनी हो, तो आकार क्या रहेगा, कितने एम्प्लॉय मिलाकर आप बिजनेस करने वाले हैं। तो ये आप नई इकाई खोलने वाले हैं तो ये डिसीजन भी ले लीजिए। फिर आंतरिक संगठन, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहेगा, मतलब मैनेजर, सुपरवाइजर, ये सब चीजें भी इंटरनल एक रफ जो है आपके दिमाग में, ये बैकग्राउंड में ये रहना चाहिए कि आंतरिक संगठन कैसा होगा। आपने ये डिसाइड कर लिया एकाकी व्यापार है, मतलब सिंगल ऑनर रहेंगे, कोई पार्टनरशिप नहीं है, तो उसका प्रबंध कैसा रहेगा, किस टाइप से आप, जैसे आप यदि बिजनेस में अवेलेबल नहीं है, किसी कारण से आप नहीं दुकान जा पा रहे हैं, तो उस समय में कौन देखेगा। तो आंतरिक संगठन मतलब इंटरनल व्यवस्था कैसी रहेगी। यदि आप कंपनी खोल रहे हैं तो कंपनी में डायरेक्टर कौन होगा, मैनेजर कौन रहेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर में कौन कौन व्यक्ति शामिल होगा, तो ये सारी डिसीजंस भी जो है आप पहले से सोच लीजिए, ध्यान रखिए। फिर कार्यालय प्रबंध, ऑफिस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि सारे बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी, जैसे व्यवसाय के कार्य में हमने पढ़ा, क्रय करना, विक्रय करना, वित्त की व्यवस्था करना, नियंत्रण करना, प्लानिंग करना, ये सब जो है वो ऑफिस से ही किए जाएंगे। तो ऑफिस का मैनेजमेंट आपका किस तरीके का रहेगा, उसका भी एक रफ खाका जो है, रफ में आप उसकी प्लानिंग पहले से कर लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। फिर राजकीय नीति, जिस प्रकार का भी बिजनेस आप करने का सोच रहे हैं, जो भी बिजनेस, जैसे मेडिकल का आप यदि सोच रहे हैं तो मेडिकल के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। यदि कोई ऐसा, तो आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि नई बिजनेस खोलना है, तो उसके संबंध में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, सरकार की क्या नीति है, किसी प्रकार का कोई लाइसेंस या किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं लगने वाला है। कर की नीति कुछ स्पेशल हो तो वो आप समझ लीजिए। तो नई इकाई खोलने से पहले आप इसकी भी एनालिसिस कर लीजिए। व्यवसायिक नीति का निर्धारण, बिजनेस के जो ट्रेंड चल रहे हैं, सामान्यतः जो हर बिजनेस के लिए चलती है नीतियाँ, प्लानिंग, तो वो सब भी जो है आप पहले से डिसाइड कर लीजिए। तो ये सारे पॉइंट दिमाग में रख के आप कोई भी नए बिजनेस को जो है वो ओपन करने का डिसीजन ले सकते हैं। और नए बिजनेस के लिए आप ये सब प्लानिंग आप जब कर रहे हैं तो आप कौन है, आप प्रवर्तक बन जाएंगे, और आप क्या काम कर रहे हैं, प्रवर्तन का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रवर्तन और ध्यान रखने योग्य बातें।